हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ शेख जैनब फातिमा। आज हम लोग फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक फ्रैक्शन और काइनेटिक फ्रैक्शन के डिटेल में पढ़ेंगे इनके बारे में। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन फोर्स, फ्रैक्शन इज द कांटेक्ट फोर्स। फ्रैक्शन एक कांटेक्ट फोर्स टाइप का फोर्स होता है। जैसे कि हमने कांटेक्ट फोर्स में कुछ फोर्स पढ़े, जैसे टेंशन फोर्स पढ़ा था, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा था। जैसे नॉर्मल रिएक्शन में क्या होता है, जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आती थी तो उन पे क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन होता था। इसी टाइप में, इसी तरीके से नॉर्मल रिएक्शन भी एक फ्रैक्शन टाइप का है। जब दो बॉडी एक दूसरे पे कांटेक्ट में आती है तो एक दूसरे पे क्या करती है, स्लाइड करने की कोशिश करती है, या फिर स्लाइड करने की कोशिश या फिर स्लाइड करती है। उनके बीच में एक फोर्स होता है जो अपोज करता है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन इज अ अपोजिंग फोर्स। तो क्या फ्रिक्शन फोर्स इज अ अपोजिंग force when two body friction force is the opposing force that is set up between two bodies, set up between two body when set up between two body when two bodies move, slider or tendons to slide जब दो बॉडी एक दूसरे पर स्लाइड करे या स्लाइड करने की कोशिश करे तो उनके बीच में एक फोर्स होता है जो अपोज करता है। उस फोर्स को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम मान लेते हैं ये क्या टेबल है, ठीक, एक टेबल है, ठीक। उनके बीच उसके ऊपर क्या रखी है? एक बुक रखी हुई है। इस पे हमने क्या किया, इस टेबल पे इस बुक को हमने क्या मूव कराने की कोशिश की, इस पे फोर्स लगाया, इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, अपोज के आगे बढ़ा। तब इन दोनों, इस टेबल और बुक के बीच में एक फोर्स अपोज होगा जो इसे अपनी जगह से उठने ना, मतलब आगे नहीं बढ़ने देगा। एक फोर्स अपोज होगा। वो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। उस फोर्स को क्या कहते हैं? फ्रिक्शन फोर्स। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं ये क्या, ये सरफेस पर बहुत बारीक क्या रखा हुआ, बॉक्स रखा हुआ, इसका बहुत ज्यादा वजन है। बहुत दिनों से बहुत काफी टाइम से क्या हुआ, एक जगह पे क्या रखा हुआ है? बॉक्स रखा हुआ जिसका वजन बहुत ज्यादा है। क्या देखते हैं? इसका वजन जो बहुत ज्यादा हुआ। तो इस जो ये बॉडी है, बॉक्स है, उसके सरफेस पे कुछ ऐसा खुरदरापन होगा। हर बॉडी के बीच में एक कुछ ना कुछ खुरदरापन हो, और ये सरफेस के बीच में भी हो। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक दूसरे के क्या करेंगे, जब खुरदरापन होगा एक दूसरे बॉडी पे सेट हो जाएंगे। ये तो था, इन दोनों के बीच में फिर क्या लगे, एक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। इन दोनों की बॉडी के बीच में एक दूसरे क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, जो फोर्स इन दोनों को क्या करे, ऐसे पकड़ के रखे, आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक। फिर क्या होगा, इस बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं,
बहुत ज्यादा ताकत लगाते, बहुत मतलब ताकत लगाए आगे नहीं बढ़ते, फिर और ज्यादा ताकत लगाते फिर भी हम आगे नहीं बढ़ता है, बहुत बहुत ज्यादा ताकत लगाते लेकिन ये आगे नहीं बढ़ता है। फिर क्या करते हैं हम, एकदम गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा तेज से लगा देते, एकदम 100 न्यूटन लगा दिया फोर्स से। फिर क्या होता है, ये बॉडी जो है, जो हम फोर्स लगाते हैं इनके मूव करने के आते हैं, इन दोनों के बीच में जब फोर्स लगाते हैं, जब इस तरफ लगाते हैं फोर्स इस साइड में, तो इसके बीच में ये इन दोनों के बीच में गैप होता है, तो ये आगे बढ़ने के लिए ऐसे करके मूव होता है, तो आगे नहीं बढ़ता। क्या होता है, इंटरमोलिकुलर मतलब एक दूसरे के फोर्स अपोज करता है। आगे इस साइड लगाया तो वो इस साइड को अपोज करेगा, नहीं मुड़ने देगा। फिर जब इस साइड लगाते हैं, इधर साइड से लगाते हैं, तो क्या करता है, एक ये फोर्स जो इस साइड अपोज करता है, ये ऐसे हो जाते हैं इस साइड, मतलब एक दूसरे पे मूव नहीं करने देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, एकदम बहुत ज्यादा फोर्स लगा देते हैं, एकदम 100 न्यूटन लगाया। जब उससे क्या होता है, ये जो है इन दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर जो है एक दूसरे क्या होता है, चेंज हो जाते हैं, चलने लगते हैं, मतलब 100 न्यूटन फोर्स लगाते हैं, तब जो ऑब्जेक्ट जो है, बॉक्स जो है अपनी जगह से हिलता है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट जो टेंडेंस टू मूव करने लगती है, ठीक, आप इसे समझते हैं, मूव करने लगते हैं। हमने क्या किया, पहले फोर्स, अप्लाइड फोर्स क्या है, अप्लाइड फोर्स, फिर फ्रक्शन, अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स। पहले इन दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलरिटी, यहाँ पे क्या लगाया, पहले हमने मान लिया जब इस पर 100 न्यूटन, ये क्या माना, जब इस बॉडी पर 100 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, 100 न्यूटन फोर्स लगाएंगे, तब ये बॉडी क्या करेगी, ये ऑब्जेक्ट मूव करेगी, मूव करेगी। तो हमने इससे पहले इस पे कितना फोर्स लगाया, 20 न्यूटन फोर्स लगाया, 20 न्यूटन जब से हमने फोर्स लगाया, क्या क्या 20 न्यूटन फोर्स अप्लाइड किया, इस बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल भी आगे नहीं, सिर्फ 20 न्यूटन फोर्स लगा, ये इतनी भारी ऑब्जेक्ट, इसने क्या 20 न्यूटन फोर्स से फिर क्या किया, अप्लाइड अपोज कर दिया, 20 फोर्स लगाया, फ्रिक्शन फोर्स जाना था, इसमें क्या फिर 20 से क्या फेंक दिया, मतलब अपोज कर दिया, 20 न्यूटन लगाया, फिर वापस कितना कर दिया, अपोजिंग फोर्स कितना हुआ, 20। फिर हमने इसमें क्या लगाया, फिर हमने एकदम 30 न्यूटन लगा। जब 30 न्यूटन लगा, इतनी भारी ऑब्जेक्ट थी, फिर भी ये बॉडी मूव नहीं की। फिर इसने क्या 30 न्यूटन से फोर्स लगा, इसने इस बॉडी ने भी इसके ऊपर क्या दोनों के बीच में इंटरमोलिकुलर की वजह से इसने भी अपोज कर दिया 30 न्यूटन से। कितना लगा, 30 न्यूटन फोर्स लगाया, तो बॉडी ने भी अपोज कर दिया 30 न्यूटन फोर्स, ठीक। अब फिर 20 लगाया, 30 के बाद 40 लगाया, 40 न्यूटन लगा, फिर भी इस बॉडी पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, 40 लगाने पे भी इस बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर उसने फिर अपोजिंग फोर्स पे उल्टा उसने अपोज कर दिया 40 का, 40 लगा, फिर उसने 40 अपोज कर दिया। फिर एकदम हमने गुस्से में क्या किया, 40 के बाद एकदम 90 लगा दिया, 90 लगाया, 90 न्यूटन फोर्स लगाया। फिर इसने क्या, इतनी भारी ऑब्जेक्ट थी, फिर उसने पलट के दोबारा फिर बॉडी ने क्या किया, फिर उसने 90 न्यूटन क्या कर दिया, फोर्स अपोज कर दिया दोबारा, फिर क्या 90 न्यूटन फोर्स अपोज कर दिया। फिर इसने क्या किया, 98 लगाया, 98 फिर डायरेक्ट क्या किया, 98 फोर्स अप्लाइड किया। जब 98 अप्लाइड किया, फिर उसने उल्टा वापस कर दिया, कितना 98, क्योंकि इसका बॉडी का वजन बहुत ज्यादा है, जितना हम फोर्स लगाते हैं वो उसका फोर्स जो अपोज कर देता है। 98 लगा, फिर इसके ऊपर 98 अपोज कर दिया। फिर 98 के बाद उसने और थोड़ी ताकत लगा, फिर क्या, चलो अब 99, फिर इसने क्या किया, 99 अपोज कर दिया, वापस कर दिया, 99 लगा, फिर अपोज कर दिया, फ्रैक्शन की अपोज कर दिया, कितना फोर्स, 99 न्यूटन। फिर उसने एकदम क्या किया, 100 लगाया,
जब ऑब्जेक्ट पर 100 न्यूटन फोर्स लगाया तब क्या हुआ, जो 100 न्यूटन फोर्स लगाया तो ये क्या हुआ, बॉडी जो है मूव की, टेंडेंस टू मूव, ये मूव किया। तो इन दोनों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या हुआ, कम हुआ। जब टेंडेंसी मूव किया तो कम हुआ, तो इनके बीच में जो अप्लाइड फोर्स भी क्या हो गया, कम हुआ। कितना हुआ, जब इस पे 100 न्यूटन फोर्स लगाया, जब अप्लाइड फोर्स हुआ कितना हुआ, 98। हम लोग जानते जब कोई बॉडी को, कोई भारी ऑब्जेक्ट है उसे मूव कराना, तो मोशन में लाना तो मुश्किल होता है, मूव कराना, जब वो मूव करे उसे मूव में, मोशन में बना रखना आसान होता है। इसी तरीके 100 लगाया, फिर उसके बाद 110 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स भी कम होता चला है, कितना, 99। फिर 120 लगाया तो इसने अप्लाइड फोर्स कितना किया, 98। आपने यहाँ पे देखा, जब हमने फोर्स कितना लगाया, 20 लगाया, बॉडी पे 20 फोर्स अप्लाइड किया तो उसने रिटर्न में वापस कितना, 20 फोर्स अपोज कर दी। यहाँ पे 40 लगाया, 30 लगाया तो 30 अपोज किया, 40 लगाया तो 40 अपोज किया। यहाँ तक देखो जितना हम फोर्स अपोज कर रहे थे, जितना फोर्स अप्लाइड कर रहे थे उतना क्या कर, अपोज कर दे रहा था, वापस नहीं भेज दे रहा। और यहाँ पर देखो जब हमने 100 न्यूटन फोर्स लगाया, फिर जो अपोजिंग फोर्स क्या होता है, कम होता रहा, क्या होता रहा, कम होता रहा। तो हमें यहाँ पे क्या देखा, जब हम जितना फोर्स अप्लाइड कर रहे थे उतना फोर्स क्या हो रहा था, अपोज कर रहा था, फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा था। तो जितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उतना फोर्स वापस आ रहा, मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या, स्टैटिक है, स्टैटिक, इनके बीच में क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन है। और यहाँ पे देखा 99 पे क्या हुआ, 99 के तुरंत बाद जब हमने 100 लगाया तो क्या ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही, मतलब स्टैटिक से, स्टैटिक जो लिमिट है इसकी औकात है, मतलब इतना इससे ज्यादा लगाया तो उसके बाद क्या इसने अपनी छोड़ दिया, भैया अब इससे ज्यादा हमसे नहीं हो पाएगा, हम छोड़ देते, इसने अपनी जगह छोड़ दी। इसने क्या फिर क्या, इसकी क्या होगी, लिमिटिंग फ्रैक्शन, इसकी एक लिमिट थी, इससे ज्यादा ये सह नहीं सकता था। यहाँ पे क्या हुआ, लिमिटिंग फ्रैक्शन। और जब यहाँ पे क्या हुआ, जब इसे बॉडी जो है मूव करने लगी तो क्या फ्रिक्शन भी कम हो गया। जब किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जैसे इन दोनों के बीच में क्या होता है, इस तरीके से ये दोनों बीच में जब क्या लगा, जब हमने फोर्स लगाया अप्लाइड किया, जब हमने बहुत ज्यादा एकदम फोर्स लगाया तो ये क्या, ये जो है एक दूसरे के बीच में इस तरीके से हो जाएंगे। तो मतलब जो हम इस पे अप्लाइड फोर्स कर रहे थे, जब इसे मूव कराना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ज्यादा अप्लाइड फोर्स कर, जब ये मोशन में आ गई, मूव करने लगी, तब ये दोनों एक दूसरे से वीक हो गए। दोनों के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या हो रहा, वीक होता जा रहा है दोनों। उससे क्या होगा, जब हम फोर्स लगाएंगे तो अपोज फोर्स करेगा, वो कम करेगा, कितना, 99। जब अपोजिंग फोर्स कम होता है तब वहां पे क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पे हमें 3 टाइप्स के फ्रिक्शन मिले। एक क्या मिला है, जब ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी, उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फोर्स, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जब ऑब्जेक्ट जो है मूव करने वाली होती, टेंडेंस टू मूव, तो हम उसे क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगती, जब उसके बीच में क्या होता है, रिफ्लेक्शन फोर्स, जो अपोजिंग फोर्स जो कम हो जाता, तब उसे बॉडी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने टाइप्स, फ्रिक्शन के टाइप्स तो बहुत होते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। अब चलो देखते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या देखते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन।
कहते हैं टाइप ऑफ फ्रिक्शन। पहले हम क्या पढ़ेंगे टाइप ऑफ फ्रिक्शन में? स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर हम पढ़ेंगे लिफ्टिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होती है? जब हम अभी तक हमने डिस्कस किया था, जब कोई बॉडी जब मूव नहीं करती है, जब इस फोर्स पे जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाइड किया जाए, जितना फोर्स अप्लाइड किया जाए जितना फोर्स अप्लाइड किया उतना फोर्स अपोज करे, तब ऑब्जेक्ट जो मूव नहीं करती, तब क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तब क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। व्हेन टू बॉडी टेंडेंस टू ईच अदर, एक दूसरे पे क्या करने की कोशिश करती हैं? चलने की कोशिश करती हैं, मूव करने की कोशिश करती हैं। ईच अदर बट कुड नॉट move with respect to each other। क्या होता है? जब दो बॉडी एक दूसरे बॉडी पर मूव करने की कोशिश तो करती हैं, लेकिन वो मूव नहीं होती, तब उसे क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर दूसरा पॉइंट क्या? जितना फोर्स हम अप्लाइड करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स में क्या होता है? जितना फोर्स हम अप्लाइड करते हैं, ठीक, अप्लाइड फोर्स उतना अप्लाइड कर ऑलवेज हमेशा क्या करता है? उतना ही अपोज कर देता है। ऑलवेज इक्वल टू फ्रिक्शन, मतलब जितना अपोज करते हैं, जितना फोर्स हम अप्लाइड करते हैं उतना अपोज करते हैं। अपोजिंग फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है। और एक चीज क्या होते हैं? फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है एडजस्टेबल होता है। जैसे हम बॉडी को यहाँ पे क्या कर रहे थे? यहाँ पे हम दोनों के इस फोर्स लगा रहे थे, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा, क्योंकि जो अपने आप में क्या करता है? एडजस्ट कर लेता था। सेल्फ एडजस्टेबल होता है। सेल्फ एडजस्ट। स्टैटिक फोर्स कब लगता है? जब बॉडी रेस्ट में हो। जब बॉडी रेस्ट में होती है तब क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। उनके बीच में क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उनके बीच में क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक। और हमें एक चीज और यहाँ ध्यान में रखनी है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता स्टैटिक फ्रिक्शन का। अब हम देखेंगे लिफ्टिंग फ्रिक्शन। लिफ्टिंग फ्रिक्शन क्या होता है? अभी बताया था। लिफ्टिंग फ्रिक्शन क्या होती है? एक स्टैटिक की औकात होती है, इसके ज्यादा हम नहीं बढ़ सकते आगे, एक लिमिट होती है। लिफ्टिंग फ्रिक्शन लिफ्टिंग फ्रिक्शन क्या होती है? एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जो ऑब्जेक्ट
लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जो ऑब्जेक्ट को स्टैटिक में रखती है। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन। या फिर हम कह सकते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी। किसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि इस बॉडी को रेस्ट में रखना है, मतलब स्टैटिक में रखना है, उसके आगे मूव कराना। एक मतलब एक ऑब्जेक्ट है स्टैटिक में, जो स्टैटिक के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, उसकी एक कैपेसिटी होती है। सबसे लास्ट वाली जो लिमिट आती है मैक्सिमम कैपेसिटी, कितनी देर तक वो एक बॉडी को रेस्ट में रख सकती है। मैक्सिमम कैपेसिटी। Capacity to stop object for slide. और जब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन में जो जितना फोर्स हम अप्लाइड करते हैं वो क्या करता है? वो बॉडी को मूव करने के लिए रिक्वायर करता है, बॉडी को मूव कराने के लायक बनाता है। जैसे एक लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन से हम एक बॉडी जो मूव करने की कोशिश करती है, उसी लिमिट को क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो वो क्या होता है? एक जितना हम अप्लाइड लगाते हैं, जितना अप्लाइड फोर्स होता है, अप्लाइड फोर्स, applied force required to moving object। अप्लाइड मतलब रिक्वायर्ड, जितनी ऑब्जेक्ट को मूव करने की रिक्वायर्ड होती है, मतलब आगे बढ़ने की, उसे अप्लाइड फोर्स से क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब यहाँ पे हम लोग मालूम लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? नॉर्मल रिएक्शन का। नॉर्मल रिएक्शन का क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तब यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर रहता है? म्यू एल एन। ये जो एल है वही क्या होता है? कॉफिशिएंट होता है। कॉफिशिएंट coefficient of static friction। स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या होता है? ये म्यू जो कोफिशिएंट होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, हम क्या देखेंगे? काइनेटिक। थर्ड टाइप क्या देखेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन कब करता है? जब दो बॉडी जब मूव करने लगती है उनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। तो दो ऑब्जेक्ट क्या करती है? मूव करती है, तो उनके बीच में क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। When two body slide to each other। जब दो बॉडी एक दूसरे पर स्लाइड करते हैं, एक दूसरे पर चलती है, स्लाइड करती है, तो उनके बीच में क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इक्वल टू क्या होता है, म्यू के। ये जो म्यू होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट फैक्टर होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कोफिशिएंट फैक्टर था जो ये बताता है इन बॉडी के बीच में कितना फ्रिक्शन होगा, कोफिशिएंट होता है। अब कोफिशिएंट फैक्टर ऑफ स्टैटिक हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन जो है हमेशा ज्यादा होता है कोफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि जब उन दोनों की बॉडी में चलने लगती है अप्लाइड फोर्स, अपोजिंग फोर्स क्या होता है, हमेशा कम होता है अकॉर्डिंग टू स्टैटिक फोर्स में। स्टैटिक में क्या होता है, स्टैटिक रिफ्लेक्शन जितना हम लिमिटिंग और स्टैटिक में क्या होता है, जितना हम फोर्स अप्लाइड करते हैं उतना ही अपोज करता है। और काइनेटिक में क्या होता है, जो हम जितना फोर्स अप्लाइड करते हैं जो उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स होता है क्या होता है, कम होता है। अब हम फैक्टर पढ़ें, किस फैक्टर पर डिपेंड करता है फ्रिक्शन। पहले हम ग्राफ देख लेते हैं, फैक्टर पढ़ने से पहले हम ग्राफ देख लेते हैं। ये क्या फोर्स है, ठीक, और ये यहाँ पे क्या फ्रिक्शन। पहले क्या, जितना हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतना, जितना हम फोर्स लगा रहे हैं उतना क्या वापस आ रहा है, तो सीधे चलते क्या फिर एकदम क्या होगी, एक लिमिट आएगी जो वहां पर ऑब्जेक्ट करने लगी, मूव करने लगी। फिर क्या होगा, जो जितना अप्लाइड फोर्स करेंगे तो उसके बीच में अपोजिंग फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, कम। तो जो ये जो यहाँ पे जो ग्राफ बनेंगे क्या बनेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जहां से ये बॉडी मूव करने लगी है ये क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्या ऐसे ग्राफ है, काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक ग्राफ है। मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे क्या मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। अब हम उनके फैक्टर पे बारे में पढ़ें, किस फैक्टर पर फ्रिक्शन जो है डिपेंड करता है। Factor on which fraction force bodies depend किस फैक्टर पर फ्रैक्शन बॉडीज क्या कहते हैं, डिपेंड होती है। पहले क्या होती है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, बॉडी जो कांटेक्ट फोर्स है उनके बीच में जो सरफेस है किस तरीके का, किस नेचर का जो किस नेचर का सरफेस है, नेचर ऑफ फ्रैक्शन, सॉरी नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। जितनी ज्यादा क्या, जितना ज्यादा रफनेस होगी, उतना ज्यादा क्या होगा, फ्रैक्शन हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उतना ज्यादा फ्रैक्शन होगा। जब दो बॉडी के बीच में जितना ज्यादा सरफेस पे डिपेंड करती, जितना ज्यादा खुरदरापन, जितना ज्यादा फ्रैक्शन होगा, रफनेस होगी, उतना ज्यादा क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। जैसे
फॉर एग्जाम्पल जब साइकिल जो होती है एक रोड पे चलाते हैं, जीटी रोड अच्छी वाली रोड होती है, सीमेंट रोड पे चलाते हैं, तब उनके बीच में क्या हम पैडल मारते रहते, स्लाइडली मूव करते रहते आराम से। और वही जब रोड जो होती है वैसी आ जाती है ना, ऊपर खावड़ होती, बहुत ज्यादा खुरदुड़ी होती है, तो उसमें हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा ताकत लगानी, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो इसमें जितने ज्यादा उससे हमें क्या होता है, जितना ज्यादा हमें ज्यादा ताकत क्यों लगानी, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें क्या होता है, जितने ज्यादा रफनेस होगी उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। रफनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, फ्रिक्शन के। अब दूसरा फैक्टर क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन। इनके बीच में कैसे नॉर्मल रिएक्शन उस पर डिपेंड करता है। नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन जो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते तो क्या होता है, फ्रैक्शन इज म्यू एन। ये म्यू होता है, जो म्यू होता है ये क्या होता है, कोफिशिएंट। ये क्या होता है, कोफिशिएंट। ये जो म्यू होता है इन दोनों के बीच में, ये क्या होता है, कोफिशिएंट फैक्टर होता है, कोफिशिएंट फ्रिक्शन। और मैं एक बात और ध्यान में रखनी है, जो ये जो होता है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फ्रिक्शन, सो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg नहीं होता है, हमेशा mg नहीं होता, हर जगह पर mg नहीं होता। ठीक, अब हम कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक काइनेटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन और जो कुछ फैक्टर्स पढ़े इसके डिपेंड के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। First question. Which one of the following statement is correct? कुछ स्टेटमेंट लिखेंगे, उसमें ये बताना कौन से स्टेटमेंट जो करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। क्या बताना, इनकरेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट है रोलिंग फ्रैक्शन is lesser than sliding फ्रैक्शन। दूसरा पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, रोलिंग फ्रैक्शन इज लेसर देन स्लाइडिंग फ्रैक्शन। और सेकेंड पॉइंट है लिमिटिंग वैल्यू of static fraction is directly proportional directly proportional to
नॉर्मल रिएक्शन। और थर्ड पॉइंट है फ्रैक्शन फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन। और फोर्थ पॉइंट है कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रैक्शन has dimension। of length। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 1 2 3 4 स्टेटमेंट दिए। इसमें ये बताना कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये नीट के में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें ये इनकरेक्ट ऑप्शन बताना कौन सा ऑप्शन जो इनकरेक्ट है। इस पहला पॉइंट है रोलिंग फ्रैक्शन इज लेसर देन स्लाइडिंग फ्रैक्शन। रोलिंग फ्रैक्शन जो है, रोलिंग फ्रैक्शन में कम, स्लाइडिंग फ्रैक्शन से कम फ्रैक्शन लगता है रोलिंग फ्रैक्शन में। क्या ट्रू है? जब कोई बॉडी स्लाइड करती उनके बीच में फ्रैक्शन ज्यादा होता है कंपेयर टू रोलिंग में फ्रैक्शन कम होता है, तो क्या ट्रू है। दूसरा क्या, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। यह भी करेक्ट है। लिमिटिंग स्टैटिक फ्रैक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? नॉर्मल रिएक्शन के। थर्ड है फ्रैक्शन फोर्स अपोज द रिलेटिव मोशन। जब कोई बॉडी मूव करती है एक दूसरे पर तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में अपोज करता है, वो क्या फोर्स होता है? फ्रैक्शन फोर्स होता है। ये भी क्या करेक्ट है। फोर्थ पॉइंट है कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रैक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ। पहली बात है फ्रैक्शन में जो है स्टैटिक फ्रैक्शन हो चाहे काइनेटिक फ्रैक्शन में क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं, तो इसमें कोई डायमेंशन नहीं होती है, इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या पूछ रहा है, ये क्या बॉक्स रखा हुआ है, एक बॉक्स रखा हुआ है, इसका वजन है 40 kg, 40 kg मास है और इस पे 20 न्यूटन का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो इसमें कैलकुलेट करना है, सबसे पहला पॉइंट है लिमिटिंग फ्रैक्शन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन। तीसरा पॉइंट पूछ रहा है फ्रैक्शन फोर्स, इनके बीच में कितना फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन फोर्स। और थर्ड है इन बॉक्स के बीच में कितना एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। इनके बीच में जो फ्रैक्शन है वो कितना है, स्टैटिक फ्रैक्शन कितना है, 0.5
6। ठीक, अब मेरा फॉर्मूला क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन एल क्या होता है, म्यू एल या म्यू एस एन। यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा, जितना फोर्स ऊपर लगाए नॉर्मल डायरेक्शन उतना ऊपर जाएगा, तो इसमें नॉर्मल डायरेक्शन इस जगह पे यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल डायरेक्शन एम जी होगा, एम जी एन इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा एम जी। और जो म्यू मेरा दिया गया कितना 0.6 मास कितना है 40 और जी मेरा कितना था 20। सॉरी ये 4 kg है, यहाँ पे कितना 40 एल न्यूटन। इसका मैक्सिमम लिमिट कितनी है 24 लिमिटिंग फ्रैक्शन कितना होगा 24 मैक्सिमम लिमिट। ठीक, अब इसमें पूछ रहे फ्रिक्शन फोर्स, क्या पूछ रहे फ्रिक्शन, इनके बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स होगा। ये हम लोग जानते हैं कोई बॉडी जब स्टैटिक में होती है, जब जितना फोर्स हम अप्लाइड करते हैं तो उतना ही फोर्स क्या करता है अपोज करता है। तो यहाँ पे 20 हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, तो इसके बीच में जो अपोज कितना फोर्स करेगा 20 करेगा, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स भी कितना होगा 20 होगा। यहाँ पर बॉडी जो किसमें स्टैटिक फ्रिक्शन में रुकी हुई ऑब्जेक्ट, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन है तो यहाँ पे स्टैटिक ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, तब जो ऑब्जेक्ट रुकी हुई है जब मूव नहीं की है तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा 0 होगा। जब कोई बॉडी अगर काइनेटिक फ्रिक्शन में होती आगे मूव करती तब मोशन होता तो कुछ की वैल्यू निकल गया। यहाँ पे क्या ये बॉडी रुकी हुई है एक जगह पे मूव नहीं की, तो इसका मतलब क्या यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा वो भी कितना होगा 0 होगा। एक्सीलरेशन कितना होगा 0। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये बॉक्स एक मास रखा हुआ है, ब्लॉक रखा हुआ है जिसका वजन है 2 kg। इसका वजन कितना है 2 kg। इस पे फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है वो कितना है 20 न्यूटन। और इसकी म्यू एल मैक्सिमम लिमिट कितनी है म्यू एल कोफिशिएंट ऑफ लिमिट कितना है 0.6 और कोफिशिएंट ऑफ म्यू के कितना है 0.4। तो इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कैलकुलेट करना है पहले मैक्सिमम लिमिट, इसकी लिमिट कितनी होगी लिमिटिंग ऑफ फ्रैक्शन, दूसरा क्या पूछ रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, अब इसमें जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो कितना, इसके ऊपर कितना फोर्स, ये बॉडी जब रुकी हुई लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है एफ एल इजकल टू म्यू एल इंटू एन। यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा, जितना फोर्स नीचे रिएक्ट कर रहा है mg उतना है ऊपर, तो यहाँ पे नॉर्मल डायरेक्शन कितना हो जाएगा mg
और म्यू एल हमें दे रखा है 0.6। म्यू एल में कितना दे सकते 0.6। अब इसके बीच में मासेस कितना है 2 kg और कितना है 0। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रैक्शन होगा वो कितना आएगा 12 न्यूटन। मैक्सिमम लिमिट आ रही कितनी 12 न्यूटन। जब बॉडी रुकी हुई, जब इसे मूव कराने के लिए कितना हमें दे रखा है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ म्यू एल दे रखा कितना 0.6। तो हमने यहाँ पे क्या कि 0.6 वैल्यू पुट कर दी। और नॉर्मल रिएक्शन क्या है, जब एक यहाँ पे क्या एक दूसरे के नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, जितना नीचे लगाएगा mg और ऊपर, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा mg। ठीक, अब क्या पूछ रहे हैं सेकेंड में, क्या कैलकुलेट करवा रहे काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है म्यू के एन। अब यहाँ पर भी mg म्यू एन क्या होगा mg, और म्यू के दिया रहा है हमें कितना 420 इंटू मासेस कितना है 2 इंटू जी। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा 8। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना निकलेगा 12 मीटर और काइनेटिक फ्रिक्शन 8, क्योंकि जब हमेशा लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा काइनेटिक जो फ्रिक्शन होता है हमेशा कम होता है, इसीलिए जो फोर्स लगता है कम होता है। यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन 12 आ रहा है, लेकिन इनके बीच में जो काइनेटिक फ्रिक्शन वो कितना आ रहा है 8 न्यूटन। अच्छा, एक क्वेश्चन बताना आप लोग, ठीक। ठीक, आप ये क्वेश्चन बताना। जैसे ये एक बॉक्स रखा हुआ बहुत बड़ी, ठीक, इस पर जो है कितना फोर्स लगाया जा रहा 10 न्यूटन जो है फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक। ये ऑब्जेक्ट है, इसमें कितना फोर्स लगाया जा रहा है 10 न्यूटन। और जी ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रही है, वो कितना v 10 मीटर। इस साइड में क्या लगा है फोर्स लगाया जा रहा है, इस साइड में क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट जो मूव कर रही है मोशन में, ठीक, इस साइड मूव कर रही है। तो अब हमें इसमें ये बताएं कि फ्रिक्शन फोर्स किस साइड अपोज कर रहा है, किस साइड लग रहा है। मतलब ये एक ब्लॉक है, ठीक, इस पे जो है 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है किस साइड दूसरी साइड में मूव कर रही है। तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स है वो कहाँ पर अप्लाई किया जाएगा, हम लोगों को हमेशा ये याद रखना है, जिस हम बॉडी पे हमको फ्रिक्शन फोर्स से कोई मतलब नहीं होता कितना फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है। क्या डिपेंड करता है किस साइड में ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, वेलोसिटी है किस साइड में मूव कर रही है। जिस साइड में ऑब्जेक्ट मूव करती है उसके अपोज करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है फोर्स, अपोजिंग फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है।